हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आप देख रहे हैं वाईटी का पावर पंच एडिटोरियल। पावर पंच इसका मतलब समझते हैं आप? एडिटोरियल तो छपते हैं न्यूज़पेपर में, हम उसको पावर पंच में चेंज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं साइज में, लेकिन पढ़ने में बना देते हैं मुश्किल, ताकि आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को पढ़ना सीखें। जब आपका एग्जाम आए तब आपको सब कुछ आसान लगे। तो इस क्लास की एक खूबी है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। मंडे टू फ्राइडे आपको ये मिलती है। आज की क्लास में एक स्पेशल आर्टिकल हम टाइम्स ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, वंस ब्रोकन कंसीडर सोल्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में, और ऑफ कोर्स सीखने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है ही। सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स भी हैं, ग्रामर भी है और वोकैब भी है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर देना। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है वंस ब्रोकन कंसीडर सोल्ड। देखो ये जो कहावत है ना, कहावत ये है अमेरिकन की या अंग्रेजों की। इसका मतलब ये होता है कि दुकान में अगर तुम चढ़े और तुमसे कुछ टूट गया तो ऐसा समझो कि वो बिक गया है, अब तुम्हारा ही है। ऐसा होता है ना, आप किसी शॉप में गए हैं, वहां आप कुछ देख रहे हैं, देखते देखते हाथ लग गया, गिर गई वो चीज। तो यहाँ तो दुकानदार आपसे झगड़ा करेगा इंडिया में कि तुमने तोड़ दिया, इसका पैसा दो। यूएस में, यूरोप के अंदर ये कहावत ही बनी हुई है कि दुकान में कुछ टूटा, वंस ब्रोकन, तो मान लो कि वो बिक चुका है, आपने खरीद लिया है। तो ये उसी कहावत के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। अब ये दुकान कौन सी है और किसने क्या तोड़ा है, ये हम देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी, टू वाइज मैन हैव अ लिटिल चैट ऑन ईरान हॉर्मुज टोल। कह रहे दो वाइज मैन हैं। वाइज का मतलब होता है समझदार, मैन मतलब आदमी। दो समझदार आदमी हैं, वो हैव कर रहे हैं, रख रहे हैं एक थोड़ी सी बातचीत को, लिटिल चैट को। और किस पे? ईरान ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पे लगाए गए टोल टैक्स पे, जो ईरान आजकल सब शिप्स के ऊपर लगाता है। चलिए, अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये आर्टिकल एक मनगढ़ंत कहानी पे बेस्ड है, जिसमें सोक्रेटिस, जिसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, वो बातचीत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सुकरात ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए, अच्छे बुरे, है ना। और डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही है। तो इनकी बातचीत सुन के, छोटी सी बातचीत है, इनको सुन के आपको मजा आएगा। और ये सुकरात जो है, सोक्रेटिस, डोनाल्ड ट्रंप को इनकी गलतियां फील करवाएंगे, है ना, इन्हीं की भाषा में। तो एक मनगढ़ंत कहानी के ऊपर लिखा हुआ है, अगर दोनों आपसी में बात करते तो कैसी बात होती। तो इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखाता हूँ। मेरे पास 6-5 वर्ड्स हैं जो इस आर्टिकल में आप देखने वाले हैं। शुरू में देख लो, ताकि बीच बीच में बार बार आपको रुक के वोकैब चेक ना करनी हो। अगेन, प्यार से और आपके भरोसे से और आपके लाइक्स के ऊपर ये चैनल चलाया जाता है, तो अपना प्यार बनाए रखें। आपके लाइक्स और शेयर्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, है ना, एज अ टीम। चलिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन अस। इसमें आपको सारे नोट्स, नोटिफिकेशंस और क्विजेज मिल जाते हैं। दिन भर में डालता रहता हूं मैं और मेरी टीम, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें भरपूर। सर्च करें @official YT, ग्रुप आपको मिल जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। ऐप का काम है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन, और इस तरीके से हो कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी आपको टीचिंग मिले, लर्निंग मिले, कम से कम अफोर्डेबल फीस में। तो इंग्लिश में लिखना सीखने के लिए यू कैन ज्वाइन अस फॉर द राइटिंग कोर्स। हमारा सुपर हिट कोर्स है, 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 से 60 घंटों में अंग्रेजी में लिखना सिखाया गया है। ईद के मौके पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, यू कैन अवेल दोज ऑफर्स एंड ज्वाइन अस फॉर द कोर्स। इसी तरीके से आपको मिलेगा ऐप के ऊपर इंग्लिश अनलॉक कोर्स। इस कोर्स का काम है 2026 और 27 का कोई भी एग्जाम जो आप देने वाले हो, SSC, बैंक्स, डिफेंस, सबकी ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी और प्रीवियस ईयर पेपर्स, चारों का एक टूल किट हमने बना दिया है। 26-27 के सभी कोर्सेज के लिए टूल किट रेडी है, यू कैन ज्वाइन अस फॉर द कोर्स। इसमें कूपन लगा लेना। चलिए, सिविल सेवाओं के लिए हमारा एक माइग्रेशन कोर्स है, जिसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी में माइग्रेट करवाते हैं फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें सी सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग इज कवर्ड। बड़ा कोर्स है माइग्रेशन कोर्स। यू कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलो, प्रमोशन हो गया, अब आ जाओ क्लास पे। फर्स्ट वर्ड है आज का, रिटोरिक। ये आर्टिकल में देखोगे वर्ड रिटोरिक। रिटोरिक मैंने आपको कई बार तोड़ के बताया है।
ये वर्ड बना है रिच प्लस में टॉक से। रिच मतलब बहुत उम्दा, बहुत अव्वल दर्जे का, बहुत अमीर, धनी, धनवान, रिच। टॉक यानी बातचीत। तो ऐसी बातचीत जो बहुत उम्दा लगती हो देखने में, ऐसी वाक्पटुता या भाषणबाजी जिसको सुन के मजा आता हो लेकिन उसके अंदर कुछ हो ना, हकीकत में वो बिल्कुल जो है खाली हो। चलिए, द मिनिस्टर्स फायरी रिटोरिक फेल टू कन्विंस द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। मिनिस्टर का जो फायरी यानी आग से भरा हुआ भाषण था, रिटोरिक था, भाषणबाजी थी, वो नाकामयाब रही कन्विंस करने में फार्मर्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो भाषणबाजी इस वर्ड को आप समझे। भाषणबाजी के लिए ओरेटरी, इलोक्वेंस, ग्रेडिलोक्वेंस और मैग्निलोक्वेंस 4 वर्ड्स हैं। बार बार आप देखोगे अलग अलग आर्टिकल्स में आएंगे। 4 में से 3 वर्ड बने हैं लोकू रूट पे। लोकू, लोकू मतलब बोलना। अंग्रेजी में लोकू का मतलब होता है बोलना। वहीं से लोक्वेशियस वर्ड बनाया गया है, बातूनी। वहीं से मैग्निलोक्वेंस बनाया गया है, बड़ी बात करने वाला। ग्रैंडिलोक्वेंस, बड़ी बात करने वाला। इलोक्वेंस, बड़ी बात करने की कला। ठीक है, चलिए। रिटोरिक वर्ड का एक उल्टा भी है, एंटोनिम भी अंग्रेजी में, याद रखें कैंडर। कैंडर में आपसे स्पष्ट और ऑनेस्ट और फ्रैंक बात बताई जाती है बिना किसी इंप्रेस करने की कोशिश के। ठीक है, चलिए अगला वर्ड अपने पास डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। इसको आप टेनेट, डोगमा और क्रीड, इन 3 वर्ड से बताते हैं। टेनेट वर्ड को देख लेना, ये टेनेंट से अलग है। टेनेंट TENANT करते हैं तो टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। ठीक है, बीच में ए लगेगा, एन लगेगा, ई को निकाल दोगे तो वो टेनेंट है, अलग वर्ड। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत। डोगमा यानी प्रिंसिपल, सिद्धांत। क्रीड मतलब कोई विश्वास हो, भरोसा हो, आपका कोई विचारधारा हो, वो आपकी क्रीड है। जैसे राइट विंग एक क्रीड है, लेफ्ट विंग एक क्रीड है ना। द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन इन इट डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फॉलो करती है एक बहुत कड़े सिद्धांत को अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। सिद्धांतवाद का, डॉक्ट्रिन का उल्टा होता है हेरेसी। हेरेसी एक इस तरह का एक्ट है जिसमें आप जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको तोड़ते हैं, है ना। दुनिया कह रही है कि आगे चलो, आप बोलते हो भी आगे नहीं चलूंगा, मैं तो लेफ्ट में जाऊंगा। तो इस तरह के जो लीक से हटके करने वाले काम होते हैं, जो विचारधाराएं होती हैं, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं हेरेसी। अक्सर रेबेलियंस को या क्रांतिकारियों को अब हेरेसी करते हुए देखेंगे क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड क्रीड से, डॉगमा से हटके चलते हैं। तो ये हेरेसी वर्ड भी ध्यान रखने वाला है, क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। अगला वर्ड हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब। अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी चीज का हिसाब या जवाबदेही। अकाउंट से ही बनाया गया है, इसको उत्तरदायित्व भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल इन एवरी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। जिम्मेदारी जो है, हिसाब किताब जो है, बड़ा जरूरी होता है किसी भी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो, लाइबिलिटी बोल दो, ट्रांसपेरेंसी बोल दो, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। इजी वर्ड है ना, फास्ट प्रोसेस कर रहा हूं इसलिए। अगला वर्ड है एक्सक्विजिट। बोल के देखो इसको, तो आप इसको पहली बार बोलोगे तो आपसे बोला जाएगा एक्विजिट, ऐसे कुछ बोलोगे आप। हिंदी मीडियम वाले ना, हम सब ऐसा ही बोलते हैं। तो एक्सक्विजिट का मतलब क्या होता है? जो अव्वल दर्जे का हो, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हो, नाजुक हो, रिफाइंड हो, है ना, एकदम एडवांस्ड हो। जैसे एक्सक्विजिट टेस्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो जो एकदम चमकती धमकती, एकदम समझ गए ना, आपको देख के लगे कि हाथ नहीं लगाऊं इसको, मैं हाथ लगाऊंगा तो मैली हो जाएगी। ऐसी डेलिकेट, फ्रेजाइल, मैग्निफिसेंट और शानदार चीजों को बोला जाता है अंग्रेजी में एक्सक्विजिट। द हॉल वॉज डेकोरेटेड विद एक्सक्विजिट आर्ट वर्क एंड लाइटिंग। ये जो हॉल था ये सजा हुआ था बहुत उम्दा, उत्कृष्ट, नाजुक और अव्वल दर्जे के आर्ट वर्क से और लाइटिंग से। एक्सक्विजिट का बिल्कुल उल्टा है जी, जो आम हो, एकदम समझ गए ना, नॉर्मल, जो रेगुलरली यूज होता है। आम चीजों के लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वर्ड है ऑर्डिनरी या मीडियोकर। पता होगा ये वर्ड आपको, मीडियोकर। जो ना बहुत नीचे का हो, ना बहुत ऊपर का हो, बीच का हो, मंझला सा हो, है ना, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मीडियोकर। चलिए, यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल एक्सक्विजिट। लास्ट वर्ड आज का रिकॉइल। देखिए, रिकॉइल का मतलब होता है सिहर उठना, चाहे गुस्से से या डर से। जनरली आदमी डर से ही पीछे हटता है, सिहर उठता है, कांप जाता है, तो अंग्रेजी में उसको रिकॉइल बोलते हैं। रिकॉइल सिर्फ इंसान नहीं करता, रिकॉइल जो है गन्स भी करती हैं। अगर आप किसी को शूट कर रहे हो तो आपके हाथ में जो हैंड गन है, जो राइफल है, उसमें रिकॉइल आप देखोगे, जैसे गोली आगे जाएगी बंदूक आपको पीछे धकेलेगी, तो वो भी तो पीछे ही हटना है ना, रिकॉइल है। तो रिकॉइल वर्ड दोनों तरीके से यूज होता है,
हथियारों के साथ भी और डरे हुए इंसान के साथ भी जो पीछे आ जाए। चलिए, मैनी इन्वेस्टर्स रिकॉइल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अनदर मार्केट क्रैश। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है रिकॉइल कर गए, या फिर यूं कहें कि सिहर उठे प्रोस्पेक्ट पे, संभावना पे, जो एक और मार्केट के क्रैश की थी। तो उनको सुन के ही जो है कब कभी छूट गई कि एक और ना आ जाए। चलिए, पीछे हटके डरने को अंग्रेजी में फ्लिंच करना भी बोलते हैं, जर्क बैक करना भी बोलते हैं, जो है रिट्रीट करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टूडेज आर्टिकल। आज के चारों पांचों वर्ड्स आपने देखे होंगे, खास हैं, चारों ही नए हैं आपके लिए, है ना। चलिए आर्टिकल को अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, सटारिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। सटायर का मतलब होता है व्यंग। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अरिस्टोटल या सोक्रेटिस जो है अभी मजाक करेंगे, है ना, एकदम, है ना, मखौल बनाएंगे इनकी हरकतों का जो करते आए हैं ट्रंप जो है। इस तरीके से आर्टिकल लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके जितना मीनिंग निकले खुद से निकालो। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। चलिए शुरू करें। अब इनकी कॉन्वर्सेशन है। कह रहे डोनाल्ड, Socrates inquired with deceptive innocence, when you escort one of your children into a curio shop, why do you clasp the poor creature so tightly? कह रहा है जी, डोनाल्ड, सोक्रेटिस ने इंक्वायर किया। सुकरात बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं सोक्रेटिस। इंक्वायर करना यानी पूछना, आस्क करना। तो सोक्रेटिस ने पूछा डोनाल्ड, और कैसे पूछा इन्होंने? डिसेप्टिव यानी धोखा देने वाली इनोसेंस के साथ। इनोसेंस होती है मासूमियत। तो सोक्रेटिस ने धोखा देने वाली मासूमियत के साथ डोनाल्ड ट्रंप को बोला डोनाल्ड, और क्या बोला? बोला ये कि जब वेन आप एस्कोर्ट करते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं। एस्कोर्ट करना यानी किसी को साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के ले जाना। और किसको ले जाते हैं? आपके बच्चों में से किसी एक बच्चे को, वन ऑफ योर चिल्ड्रन। और कहां ले जाते हैं? एक गिफ्ट शॉप में, क्यूरियो शॉप में या आर्ट शॉप में। क्यूरियो शॉप क्या होती है? जहां पे आपको बहुत महंगा महंगा सामान मिलेगा आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग्स, पुराने सिक्के, कोई भी ऐसी चीज, कांच की ना नाजुक चीजें। कह रहा है जब आप ले जाते हो अपने किसी बच्चे को अपने साथ एक आर्ट वर्क की शॉप में या क्यूरियो शॉप में, तो आप क्यों क्लैस्प करते हो या खींच करके जकड़ लेते हो उस पुअर क्रीचर को, उस छोटे से बच्चे को, नादान बच्चे को, टाइटली यानी बहुत जोरों से। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। सोक्रेटिस की वर्ब है इंक्वायर्ड, यू आया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यू की वर्ब है एस्कोर्ट। व्हेन यू डू दिस, जब आप ले जाते हो अपने बच्चे को इन अ क्यूरियो शॉप। क्यूरियो शॉप आपने देख लिया, आर्ट वर्क का शॉप होता है। आगे इसने सवाल पूछा है, तो सवाल के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और शुरू हुआ है वाई से। वाई डू यू क्लैस्प, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी हुई है। ध्यान रखना इन चीजों का। सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, जवाब देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाती है। सिंपल फॉर्मूलाज है। तो सवाल पूछा है क्यों ऐसा होता है, वाई डू यू क्लैस्प। क्लैस्प करना यानी पकड़ना, क्लैम्प करना, जकड़ना, किसी को होल्ड करना। चलिए अब डोनाल्ड ट्रंप जवाब देंगे क्यों पकड़ते हैं अपने बच्चे को। डोनाल्ड ट्रंप पफ्ड हिमसेल्फ अप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छाती को 56 इंच का कर लिया। पफ अप करना यानी एकदम नाक ऊंची कर लेते हो जब आप बहुत ज्यादा जोश में आकर के, या जब आपको प्राउड फील होता है अपने आप पे, कुछ अच्छा काम कर लेते हो ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गर्व के साथ में अपनी छाती को फुला लिया, पफ अप कर लिया, नाक ऊंची कर ली। और कैसे किया? मैग्निफिसेंटली, बहुत शानदार तरीके से किया। मैग्निफिसेंट, एक्सक्विजिट याद है आपको? बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी छाती को फुलाया। और क्या बोला इन्होंने? बिकॉज दोज प्लेसेस आर अ टोटल रिप ऑफ। कह रहा है क्योंकि वो जो जगहें होती हैं इस तरह की, क्यूरियो शॉप जैसी, वो टोटल रिप ऑफ होती हैं, टोटली एक लूटने का अड्डा होती हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है रिप ऑफ। रिप का मतलब है फाड़ देना, ऑफ का मतलब है अलग कर देना। कोई ऐसी जगह है जहां पे आपकी जेबें फाड़ के अलग कर दी जाए, आपको लूट लिया जाए, 1 रुपए की चीज 15 रुपए में बेची जाए, तो आप उसको जगह को बोलते हैं रिप ऑफ। कोई भी दुकान हो जहां बहुत महंगा सामान मिलता हो वहां बोलते हैं रिप ऑफ। तो इन्होंने बोला क्योंकि वो जगहें जो है लूट का अड्डा है, टोटल रिप ऑफ है। ही डिक्लेयर्ड, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। कैसे हैं? टाइनी शाइनी जंक वर्थ नथिंग लेबल्ड $100s। कह रहा है वहां टाइनी यानी छोटा सा, शाइनी यानी चमकने वाला, जंक यानी कबाड़ होता है जो वर्थ होता है नथिंग, जिसकी कीमत होती है कुछ भी नहीं, लेकिन उस पर लेबल लगा होता है। लेबल होता है वो सैकड़ों डॉलर्स का या हजारों रुपयों का। सैकड़ों डॉलर आप समझते हैं, $1 में 10,000 रुपये हो गए हैं अब। मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, 20-20, 50-50 हजार रुपए की खर्चीली, महंगी।
चलो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पफ अप किया। पफ अप करना ये वर्ड आप यूज करें अपनी बोलचाल की भाषा में, जब आपको गर्व फील होता है या कोई आदमी आपसे अकड़ के बात करता है तो ही इज पफिंग हिमसेल्फ अप। रिप ऑफ आपने देख लिया, लूट का अड्डा। कोई भी दुकान जो बहुत महंगी हो तो आप बोल के आ सकते हो वहां पे यू आर ए टोटल रिप ऑफ। दुकानदार को समझ आए ना आए, आप तो अपनी अंग्रेजी बोल लिया करो, है ना। ही की वर्ब है डिक्लेयर्ड, ही आया है ट्रंप के लिए। जंक यानी कबाड़, इसको स्क्रैप भी बोलते हैं, कबाड़ को जंक की वर्ब है। अच्छा वर्ब तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इसने एक स्टेटमेंट दी है, द जंक वर्थ नथिंग। वर्थ यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्थ का मतलब होता है लायक, ठीक है। तो ये जंक है जो लायक है किसी भी चीज के, नहीं नथिंग। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये अपने बच्चे को क्यों पकड़ता है कस के, ये बताएगा। आगे बता रहा है, अगला पैराग्राफ देखो, खुद से पढ़ो इसको। चलो कह रहा है जी, एंड दे हैव ऑलवेज गॉट दो साइंस सेइंग वंस ब्रोकन कंसीडर सोल्ड। अब इसने मेन कारण बताया ट्रम्प साहब ने, कह रहा है जी और ये जो दुकानें हैं ना रिप ऑफ जो हैं, दे उन्होंने ऑलवेज गॉट किया होता है वो वाले साइंस को या निशानों को जो ये कह रहे होते हैं। हमेशा उस दुकान पे कुछ आपको पोस्टर बॉर्डर कुछ जो है मिलेगा, पोस्टर मिलेगा या साइन बोर्ड मिलेगा, और उस पर लिखा होगा एक बार अगर टूट गया तो समझ लो आपका हो गया, वंस ब्रोकन कंसीडर सोल्ड। आगे क्या करें ट्रम्प, आगे करें बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, सोक्रेटिस सुकरात, आई नो हाउ टू होल्ड अ किड ब्यूटिफुली। मुझे पता है, आई नो कि कैसे होल्ड किया जाए, पकड़ के जाए, रखा जाए एक बच्चे को, किड को ब्यूटीफुली यानी अच्छे तरीके से। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को कॉपी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही बोलते हैं, well I know how to hold a kid beautiful, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो उसी तरीके से पूरा मजाक बना के कर रहा है, जैसे ट्रंप की भाषा है ना, तो वो बोलता है आई नो, ट्रंप कहते हैं आई नो हाउ टू होल्ड अ किड ब्यूटीफुली। चलिए एक देखने वाली चीज है इस पूरे सेंटेंस में, पढ़ना तो आपने इजीली कर ही लिया होगा, इजी है पढ़ने में। देखने वाली चीज है हाउ नाम का ये वर्ड। याद रखें जब भी आप ये बताएं कि मुझे ये आता है या नहीं आता है, तो आप हाउ लगा के बताते हैं साथ में नो वर्ब के। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे आपसे किसी ने पूछा डू यू नो स्विमिंग या डू यू नो ड्राइविंग, तो आप बोलोगे आई नो, यस आई नो, या तो बोल दोगे आई नो ड्राइविंग। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, आई नो स्विमिंग ऐसे नहीं, आप बोलते हो आई नो, एक सेकेंड ना, आई नो टू ड्राइव, और टू ड्राइव के आगे आप लगाते हो हाउ। आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो जो भी चीज आपको पता होती है आप ये लगा के बताया करो आई नो हाउ टू डू दैट। तो ये स्ट्रक्चर अंग्रेजी में फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जाता, और एग्जामिनर्स एग्जाम के अंदर आपको नो के बाद हाउ का इस्तेमाल करके नहीं देंगे, ऐसे लिख देंगे आई नो टू होल्ड अ किड ब्यूटीफुली या आई नो टू ड्राइव, तो हाउ आपको लगाना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द फिलोसफर नॉडेड ग्रेवली बिफोर आस्किंग वेदर द रूल इटसेल्फ वाज फेयर। कह रहा है ये फिलोसफर जो है, सोक्रेटिस जो है, इन्होंने नोट किया। नोट करना यानी सर हिलाना, ऐसे हामी बनना, किसी की बात के साथ अग्री करना। तो इन्होंने अपना सर हिला के अग्री किया, ग्रेवली यानी गंभीरता के साथ। और कब किया, इससे पहले पूछने के, आस करने के, वेदर हाँ या ना, कि ये जो रूल है टूट गया तो आपका ये जो रूल है, क्या ये रूल फेयर है या सही है या गलत है ना। तो सोक्रेटिस ने ट्रम्प से पूछा कि ये रूल तो है तुम्हारे हिसाब से, क्या ये सही है गलत है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है ना। चलिए फिलोसफर आया है दार्शनिक के लिए, सोक्रेटिस के लिए, वर्ब है इसकी नोटेड। नोट करना आपने देख लिया, यूज करो इस वर्ड को। जब कोई आपकी बात सुन के मुंडी हिला रहा हो ऊपर नीचे, है ना, हाँ हाँ कर रहा हो, दैट पर्सन इज नोडिंग। ग्रेवली यानी विद ग्रेविटी या सीरियसनेस। रूल की वर्ब है वॉज। फेयर मतलब जो निष्पक्ष हो, सही हो, राइट हो, करेक्ट हो। अब देखो ट्रम्प क्या जवाब देंगे। ट्रम्प डिलाइटेड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द मॉरल यूनिवर्स रिप्लाइड एब्सोल्युटली ब्रेक समथिंग इन वन ऑफ माई टास्क एंड आई वुड मेक यू पे। कह रहे ट्रम्प साहब जो डिलाइटेड थे, बड़े खुश थे, डिलाइटेड यानी हैप्पी, और किससे, साधारणपने से, सिंप्लिसिटी से, जो है हमारे मॉरल यूनिवर्स की या नैतिक दुनिया की। मतलब ट्रम्प साहब को लगता है कि दुनिया बहुत साधारण है और नैतिकता बहुत आसान है ना, समझना और समझाना, क्या गलत है क्या सही है सबको पता है। तो ऐसे खुश होकर के इन्होंने बताया कि अच्छा तुम्हें यह भी नहीं पता। इन्होंने जवाब दिया ट्रम्प ने,
एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल। अब ये फेयर के बारे में बोल रहा है कि बिल्कुल फेयर है ये रूल। कैसे? कह रहा है जी कुछ तोड़ दो, ब्रेक समथिंग, मेरी किसी बिल्डिंग में, ट्रम्प टावर में। आपको पता है ट्रम्प एक रियल एस्टेट बिजनेस चलाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो वो अपनी एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसका नाम होता है ट्रम्प टावर। इंडिया में भी बना रखी है इन्होंने, यहाँ भी बिक रही है वो। तो ये ट्रम्प कह रहे हैं कि कुछ तोड़ के दिखाओ मेरे टावर में, मेरी बिल्डिंग में, मेरी दुकान में, ऑफिस में, मैं आपसे पे करवाऊंगा, आपसे पैसे लिए बिना आपको नहीं जाने दूंगा। आई वुड मेक यू पे। चलिए सेंटेंस समझ में आ गया। चलो अब कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं जो साथ साथ करवाते जाऊंगा आपको, आगे बढ़ते जाना। ये आई वुड मेक यू पे, ये स्ट्रक्चर समझते हो आप? कौन सी स्ट्रक्चर है ये? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉजेटिव स्ट्रक्चर। क्या काम करती है? जब कोई काम आपको करना नहीं है और करवाना किसी और से है, लेकिन वो आदमी भी करने को तैयार नहीं है, तब आप उस आदमी को मनाओ, समझाओ, मजबूर करो, लालच दो, डर दिखाओ, साम लगाओ, दंड दो, जो भी करो, उस आदमी से जब कोई काम कराओगे ना, तब ये कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल अंग्रेजी में होता है। काम आपसे, आपका ही है, किया किसी और ने, करना वो चाहता नहीं था, करवाया आपने। चलो अब कॉजेटिव वर्ब्स कितनी है अंग्रेजी में? मेन है कॉजेटिव वर्ब्स 3। पहली है मेक, दूसरी है गेट, तीसरी है हैव। इस पे एक अलग से क्लास हम कर चुके हैं, मैं क्लास के लास्ट में अगर वो हो सका तो, है ना, उस क्लास का लिंक भी लगा दूंगा इस क्लास के बिल्कुल अंत में। आज हम सिर्फ मेक वर्ब को पकड़ रहे हैं, हैव और गेट की बात नहीं कर रहे हैं। तीनों का काम सेम है, तीनों का मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी अलग होती है। चलो मेक वर्ब देख लेते हैं। देखिए मेक का मतलब होता है बनाना, है ना। जैसे दिस कंपनी मेक्स टॉयज, ये कंपनी जो है बनाती है टॉयज को, खिलौनों को। तो वो मेक के उस यूज का हम नहीं यूज कर रहे, वो मेक का जो यूज है वो हमें पता है, वो सबको आता है, उसकी बात नहीं कर रहे। इस मेक वर्ब का एक और यूज है पॉजिटिव फॉर्म में, जब ये कुछ और मीनिंग दे रही होती है। देखो कैसे, द गवर्नमेंट मेड, अब मेक की सेकंड फॉर्म है, द रिच पे वेल टैक्स ऑन देयर एसेट्स। सरकार ने मेक किया या मजबूर किया। अब यहां मेक का मतलब है मजबूर करना। किसको किया? जिसको किया उसका नाम लिख दो आगे, द रिच। द रिच मतलब सभी अमीर लोग। और किस काम के लिए मजबूर किया? वो काम लिखो वर्ब की बेस फॉर्म में, वर्ब की बेस फॉर्म में, तो यहां लिख दो पे। द गवर्नमेंट मेड द रिच पे वेल्थ टैक्स। सरकार ने मजबूर करके अमीर लोगों से वेल्थ टैक्स पे करवाया, और किस पे? उनकी एसेट्स पे, उनकी पूंजी पे। समझ गए? ये है मेक वर्ब, जब ये किसी से मजबूरी में कोई काम करवाती है। वैसे ही आई वुड, ये आइड, ये जो पीछे लगा हुआ ना एपोस्ट्रोफी डी, इसका मतलब है वुड। इसके मतलब हेड होता है या वुड होता है? तो यहाँ पे हेड तो लग नहीं सकता, यहाँ वुड लगेगा। तो आई वुड मेक यू पे, मैं करवाऊंगा, आपको मजबूर करूंगा, और किसको? आपको, और क्या करने को? पे करने को। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें मेक वर्ब की। देखो अब ये जो आपने देखी, ये थी एक्टिव में, ये थी एक्टिव में, पैसिव में भी हो सकती है। इस सेंटेंस को पूरा उल्टा कर दो। द गवर्नमेंट मेड द रिच पे टैक्स। क्या करना है? अब रिच को आगे ले आओ। द रिच वर मेड टू पे वेल टैक्स ऑन देयर एसेट्स। ठीक है। तो पैसिव के अंदर क्या करते हैं आप? जिससे काम करवाया गया है उस बेचारे गरीब को आगे ले आते हैं। वर्ब को आप पैसिव में चेंज करते हैं, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर मेड। और जो काम उससे करवाया गया है पे करने का, उसको आप टू इंफिनिटिव में लिखते हैं, द रिच वर मेड टू पे वेल टैक्स ऑन देयर एसेट्स। तो ये बन गया एक्टिव और ये बन गया पैसिव। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, क्लास वर्क समझो इसको, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई दो इसको। द मिनिस्टर विल बी मेड, द मिनिस्टर विल बी मेड। अब देख लेना एक्टिव है या पैसिव है, थोड़ा आपको चलाना पड़ेगा यहाँ दिमाग अपना। द मिनिस्टर विल बी मेड, अब रिजाइन या टू रिजाइन जो लिखना देखो, ड्यू टू हिज एलिजिड मिसकॉन्डक्ट। मिनिस्टर से रिजाइन करवाया जाएगा उसके आरोप लगे हुए मिसकॉन्डक्ट की वजह से या गलत कामों की वजह से। ठीक है, करोगे इसको? कोशिश करके कमेंट्स में डाल दो, जो आपका गलत या सही फीडबैक है आपको कमेंट्स में मिलेगा। अब आओ अगले पैराग्राफ पे फटाफट देखते हैं इसको। पढ़ना है इसको, वीडियो को पॉज कर लो। अब सोक्रेटिस इनको फंसाएगा ट्रम्प को, है ना, उन्हीं की बातों में। चलिए कह रहा है जी स्प्लेंडिड सोक्रेटिस मरमर्ड। देखिए मरमर का मतलब होता है मंद मंद बड़बड़ाना, जोर से नहीं बोलना, धीमे धीमे। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, वाह वाह, ऐसे अपने नहीं बोलते ना वाह,
तो कह रहा है जी वाह, सोक्रेटिस ने धीरे से ऐसा बोला। और कैसे? स्प्रिंगिंग द ट्रैप विद ऑलमोस्ट पैटर्नल टेंडरनेस, स्प्रिंग करते हुए ट्रैप को, बिछाते हुए जाले को, और कैसे? ऐसी टेंडरनेस के साथ या नाजुक पने के साथ जो लगभग पैटर्नल होती है या पिता जैसी होती है या माँ बाप जैसी होती है। स्प्रिंग करना ट्रैप को समझते हैं आप? चूहे का ट्रैप देखना, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग खींच के आप उसको रखोगे, जैसे चूहा घुसेगा स्प्रिंग हटेगा और बंद हो जाएगा वो। तो चूहे को फंसाने वाले चूहेदानी के ट्रैप को पकड़ते हुए या ट्रैप को सेट करते हुए, और ऐसे सेट कर रहे हैं जैसे एकदम पिता होता है अपने बच्चों के लिए करता है ना। तो इस तरीके से सोक्रेटिस ने बोला स्प्लेंडेड, वाह। अब आगे क्या बोला? नाउ लेट अस डिस्कस हॉर्मुज, कह रहा है अब आओ, लेट अस, अंग्रेजी में लेट अस वर्ड का मतलब होता है आओ ये काम करें। तो आओ डिस्कस करें, बातचीत करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ईरान के अंदर। तो कहां से सोक्रेटिस कहां तक ले आया? चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने? कह रहा है जी ट्रंप इंस्टेंटली इरप्टेड इनटू ट्रायम्फेंट रिटोरिक अबाउट ईरान बीइंग पाउंडेड बैक टू द डार्क एजेस। कह रहे ट्रंप साहब जो है इंस्टेंटली, अचानक से, एक ही झटके में इरप्ट कर गए या फट पड़े। अंग्रेजी में इरप्शन का मतलब होता है फट जाना, जैसे ज्वालामुखी फटता है ना। कह रहा है जी वो इरप्ट कर गए एक ऐसे भाषण के अंदर या रिटोरिक में, भाषणबाजी में, जो ट्रायम्फेंट थी, जो ट्रायम्फ से यानी विजय से जुड़ी हुई थी। तो ट्रंप ने फट करके एक विजयी भाषण देना शुरू कर दिया, इरप्ट इनटू अ ट्रायम्फेंट रिटोरिक। और ये भाषण किस बारे में था? अबाउट लगा के बता रहे, ये था ईरान के होने के बारे में, पाउंडेड यानी चोट खाया हुआ, और कहां तक? बैक टू यानी वापस, डार्क एजेस तक यानी मध्यकाल तक। मतलब इनका ये कहना था कि ईरान को मार मार के, सूद के, कूट के हमने ऐसा कर दिया जैसे 13वीं सदी का कोई देश हो। डार्क एजेस वही थी ना, 12वीं 13वीं 14वीं सदी, पुनर्जागरण से पहले। तो ऐसा उन्होंने भाषण जो है देना शुरू कर दिया ट्रंप ने, जैसे हॉर्मुज का नाम सुना। कह रहा जी ऑल्दो सोक्रेटिस जेंटली रिमाइंडेड हिम दैट द स्टेट हैड फंक्शन पीसफुली बिफोर वॉशिंगटन हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ जियोपॉलिटिकल बॉनफायर। कह रहा जी हालांकि सोक्रेटिस ने बहुत धीमे से, प्यार से रिमाइंड करवाया ट्रंप को, हिम को, दैट वो ये कि ये जो स्ट्रेट थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये फंक्शन कर चुकी थी या करती आई थी बहुत शांति के साथ, पीसफुली। और कब? इससे पहले अमेरिका यानी वॉशिंगटन ने हेल्प नहीं कर दिया इस काम में, और वो हेल्प किया इन्होंने बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में इस पूरे एरिया को एक अंतरराष्ट्रीय बॉनफायर का या आग का। बॉनफायर क्या होती है? जो अपने घर के पीछे आप आग जला के हाथ सेकते हो ना, मजा लेने के लिए। तो सोक्रेटिस ने ये बोला कि, याद दिलाया ट्रंप को फटाफट से सोक्रेटिस ने भी, कि स्ट्रेट तो बहुत अच्छे से चल रही थी इससे पहले, जब आपने इस पे हमला नहीं किया और ईरान को आग में नहीं धकेला, जब से पूरा रीजन जो है आपने बॉनफायर में नहीं बदल दिया, उससे पहले स्ट्रेट जो है बहुत अच्छे से काम करती थी। चलिए, ट्रंप की वो है इरप्ट होना आपने देख लिया, अचानक से फट पड़ना, रिटोरिक भाषणबाजी, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, इलोक्वेंस, बॉल्डर डैश, याद है ना वर्ड? ट्रायम्फेंट यानी विजय से जुड़ा हुआ, विक्टोरियस, विक्ट्री समझते हैं, विजय, जीत। तो इनका भाषण जो था वो जीत से जुड़ा हुआ था। पाउंड बैक करना यानी मार मार के, सूद के किसी चीज को, किसी आदमी को बुरे हाल कर देना। तो ये कह रहा है जी मार मार के ईरान को हमने पाउंड कर करके डार्क एजेस तक ले गए हैं। सोक्रेटिस की वर्ब होगी रिमाइंडेड, स्टेट की वर्ब है हैड फंक्शनड। कह रहा है जी सिंस ईरान नाउ डिमांडेड टोल्स फ्रॉम पासिंग शिप्स, Socrates reasoned that the curio shop doctrine must apply internationally too। कह रहा है क्योंकि सिंस ईरान अब डिमांड करता था टोल को यानी टोल टैक्स को गुजरने वाले जहाजों से, शिप से, कह रहा है क्योंकि ऐसा हो गया था, तो सोक्रेटिस ने रीजन किया यानी रीजनिंग दी, लॉजिक समझाया ट्रंप को, दैट वो ये कि वो क्यूरियो शॉप या क्यूरियोसिटी शॉप वाला जो डॉक्ट्रिन है, टेनेट है, सिद्धांत है, डॉगमा है, वो अप्लाई होना चाहिए इंटरनेशनली यानी अंतरराष्ट्रीय तरीके से भी। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ने एक दुकान में कुछ तोड़ा तो बस आप जिम्मेदार हो वहीं पे दुकान के अंदर। अगर दुनिया में आप कहीं कुछ तोड़ते हो, चाहे वो दुकान ना भी हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही हो, तो आपको उसका भुगतान देना चाहिए, तोड़ने के बाद उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे फंसा के लाया ट्रंप को। ईरान की वो है डिमांडेड, सोक्रेटिस की वो है रीजन करना यानी किसी से रीजनिंग देना, लॉजिक लगाना, डॉक्ट्रिन की वो है मस्ट अप्लाई। चलो और आगे बढ़ो, लास्ट पैराग्राफ दिखा रहे हैं अब आपको, फिर पूरा हो जाएगा ये आर्टिकल अपना आज का।
और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे ऑफ कोर्स। यू ब्रॉक इट डोनाल्ड, आपने तोड़ा है इसको डोनाल्ड, किसको? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो श्योरली यू पे, और इसलिए श्योरली है आपको पे करना है। आपने तोड़ा है, जैसे दुकान में किसी चीज को पे करके आते हो, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने तोड़ दिया है, अब आपको भरपाई करनी होगी। ट्रम्प रिकॉइल्ड इन हॉरर, ट्रम्प जो है सिहर गया, पीछे हट गया हॉरर में या डर के मारे। व्हेन सोक्रेटिस proposed that cargo vessels simply paint QR codes on their decks so American drones could UPI the toll automatically। अब मजाक कर रहे, कह रहे जी ट्रम्प पीछे हट गए डर के मारे जब सोक्रेटिस ने प्रपोज किया, उन्होंने प्रपोजल रखा कि जो कार्गो वेसल्स हैं, सामान लाने ले जाने वाले जो जहाज हैं, कार्गो वेसल्स बोलते हैं इनको, वो सिंपली पेंट कर दें एक QR कोड अपने डेक के ऊपर या अपने जहाज के जो है सबसे बड़े हिस्से, आगे वाले हिस्से के ऊपर, ताकि अमेरिका के जो ड्रोन्स उड़ रहे होंगे उस एरिया में, वो फटाफट उस QR कोड को स्कैन करके यूपीआई कर देंगे ईरान को सारा टोल टैक्स ऑटोमेटिकली, thereby exposing with exquisite absurdity how enthusiastically empires preach accountability। और ये सारा काम जो है इन्होंने, सोक्रेटिस ने जब कहा ये इस प्रकार से किया, एक्सपोज करते हुए या रिवील करते हुए, सबको दिखाते हुए कि कैसे एक्सक्विजिट एब्सर्डिटी के साथ, एक्सक्विजिट यानी बहुत ज्यादा उम्दा, एब्सर्डिटी यानी बेवकूफपना, कैसे उम्दापन बेवकूफी पने के साथ, और कैसे हाउ एंथुजियास्टिकली, बहुत एंथुजियाज्म के साथ एम्पायर्स जो हैं, बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं अमेरिका जैसे, वो प्रीच करते हैं, टीच करते हैं। प्रीच करना यानी सबको पढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी का पार्ट। और कब तक पढ़ाते हैं? Until the invoice arrives at their own doorstep, जब तक ये ना हो जाए जो इनवॉइस जो है, पूरे काम का जो बिल जो है, भरपाई का जो पैसे का जो इनवॉइस जो है, वो अराइव ना कर जाए उनके खुद के डोर स्टेप पे, दरवाजे पे। तो ये इन्होंने इस तरीके से किया है ना। इन्होंने बोला कि आप पैसे दो, ईरान टोल मांग रहे हैं ना, तो आप ही दो टोल। आपने हमला किया था ईरान पे, पहले तो नहीं मांगता था ईरान टोल किसी से। तो ये सारी बात जो सोक्रेटिस ने की, ट्रम्प को फंसाया अपने जाल में, है ना, बातों के, ये इन्होंने बहुत ज्यादा उम्दा तरीके के बेवकूफी पने के साथ में, एब्सर्डिटी के साथ में, फॉली के साथ में इन्होंने दिखाया कि कैसे बड़े बड़े जो एम्पायर्स होते हैं, अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे, वो पहले तो अकाउंटेबिलिटी प्रीच करेंगे, जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएंगे, और ये तभी तक पढ़ाएंगे जब तक ये घटना ना हो जाए, जब तक उनके कामों की जिम्मेदारी का इनवॉइस जो है उनके खुद के दरवाजे तक ना आ जाए। तो ये सेंटेंस हो गया आपका, पूरा लंबा है थोड़ा सा। ट्रम्प की वर्ब है रिकॉइल्ड, रिकॉइल करना, सियर हटना, पीछे हटना। सोक्रेटिस की वर्ब है प्रपोज्ड। कार्गो वेसल्स की वर्ब है पेंट, और दूसरी वर्ब है कुड यूपीआई। अमेरिकन ड्रोन्स की वर्ब है कुड यूपीआई। यूपीआई करना आप समझते हैं किसी को, है ना, गूगल पे, फोन पे करके पैसे देना। एक्सक्विजिट आपने देख लिया, उम्दा, शानदार, रिफाइंड। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेवकूफीपना। एम्पायर्स की वर्ब है प्रीच, इनवॉइस की वर्ब है अराइज। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। थोड़ा अलग था ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा अलग था ये आर्टिकल आज का, पढ़ने में मेरे को बहुत अच्छा लगा, पढ़ाने में भी। एक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ ग्रामर का, क्लास को पूरा करने से पहले। 2-4-10 दिन पहले आया भी था एक कॉन्सेप्ट, प्रपोज और सजेस्ट वर्ब पे। देखिए, प्रपोज और सजेस्ट का मतलब होता है किसी को कुछ सुझाना, और जब भी किसी को कुछ सुझाएं तो याद रखें दैट लगा दें प्रपोज और सजेस्ट के बाद, और फिर वो पूरी बात लगाएं, बात लिखें शुड के साथ। ठीक है, अब ये सुनने में आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन करने जाओगे तब गलत लगेगा आपको। देखो कैसे, आई प्रपोज्ड हर टू लर्न इंग्लिश, मैंने उसको प्रपोज किया, सुझाया कि वो अंग्रेजी सीखे। भैया मुझे लगा कि उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, नहीं आती, तो मैंने उसको सुझाया कि भाई सीख ले अंग्रेजी। आई प्रपोज्ड हर टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस देखने में सही लग रहा है लेकिन गलत है। क्यों? पहली चीज तो जिसको प्रपोज करते हैं उसके आगे टू लगाते हैं। ठीक है, आई प्रपोज्ड टू हर या आई सजेस्टेड टू हर, फिर लगता है दैट जो यहां नहीं लगा हुआ, और फिर क्लोज आता है सब्जेक्ट वर्ब का पेयर जिसमें एक शुड और फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल हो। तो आई प्रपोज टू हर दैट अब ये टू लर्न हटा दो, दैट शी शुड लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आप नॉर्मल वाला देख रहे हो, गलत सेंटेंस है, प्रपोज के साथ में ऐसा नहीं होता। जैसे अगला सेंटेंस, आई सजेस्टेड टू हिम टू एक्सरसाइज एवरी डे, इसको बना के देखो, फॉर्मूला आपने देख लिया, इसको बना के देखो, सही करके देखो। चलिए, आई सजेस्टेड टू हिम, ये बिल्कुल सही है।
जिसको सजेस्ट करोगे, प्रपोज करोगे, टू लगा के बता दो। अब जो काम उससे करना है, करवाना है, उसको क्लोज फॉर्म में लिखो, सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म में शुड का इस्तेमाल करते हुए। तो आई सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड एक्सरसाइज एवरी डे। चलिए, आई प्रपोज टू हर दैट शी शुड लर्न इंग्लिश। मैंने उसको प्रपोज किया कि वो अंग्रेजी सीखे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखो, इसका एक एडवांस फॉर्म है इसी फॉर्मूला का। कभी कभी ये स्ट्रक्चर यूज नहीं होगी, दैट शुड ये यूज नहीं होगा, सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी, और ये खास केस है, इसका अलग मीनिंग होता है। आई सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वॉक। मैंने सजेस्ट किया कि वॉक पे चलें। किसको सजेस्ट किया, ये भी नहीं लिखा हुआ। शुड गो टू वॉक, ये भी नहीं लिखा हुआ। तो जब भी ऐसा हो, प्रपोज सजेस्ट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो इसका मतलब ये किसी को प्रपोजल तो दिया, लेकिन आप भी उसमें इन्वॉल्व हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि एक्सरसाइज करो या अंग्रेजी सीखो, आप ये बोल रहे हो कि चलो वॉक पे चलें, आप भी चलो और मैं भी चलता हूं। समझ गए? तो प्रपोज सजेस्ट के बाद में दैट लगाने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बता दो, अगर आप कोई सुझाव दे रहे हो जिसमें आप भी शामिल हो। आओ फिल्म देख के आते हैं। आई प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ मूवी या वॉचिंग अ मूवी। आओ पार्क में घूम के आते हैं। तो आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड घूमिंग इन द पार्क, है ना, घूमने को बोलते हैं वॉक करना, तो वॉकिंग इन द पार्क। चलिए, गोइंग टू द पार्क लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, मोटा मोटा। याद रखना मुश्किल होगा अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे, तो साफ सा एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साइड वाले पोर्शन का, बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हो एनी टाइम। चलिए, क्लास को रैप अप करते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्यूरियो शॉप की एनोलॉजी क्यों दी गई है? एनोलॉजी का मतलब होता है एक चीज का सहारा लेकर के दूसरी चीज तक लेके आना, एग्जाम्पल देना, फिर दूसरी चीज से उसको रिलेट करना। अंग्रेजी में इसको एनोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्यूरियो शॉप का एनोलॉजी क्यों दिया था इस आर्टिकल में ट्रंप के सामने सोक्रेटिस ने? सिर्फ इसलिए दिया था कि ये क्यूरियो शॉप के मामले में ट्रंप मानता है कि गलती हुई हो तो सामान टूट गया हो तो आपको खरीद लेना है, लेकिन हॉर्मुज के अंदर सामान तोड़ के आया, जब हॉर्मुज में हमला करके ईरान पे, तब जो गलती हुई उसकी भरपाई करने को वो तैयार नहीं है। तो ये जो एनोलॉजी दी है इन्होंने इसलिए दी है ताकि वो एक्सपोज कर सके इनकंसिस्टेंसी को ट्रंप की रीजनिंग में या उसके लॉजिक में, जो जिम्मेदारी को लेकर के है ना। इसको लगता है ट्रंप को कि मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे टावर में कोई आएगा, नुकसान करेगा तो मैं उससे पैसे लूंगा, लेकिन दुनिया का मैंने नुकसान कर रखा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़वा रखे हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो ये एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। पैसेज इंप्लाई करता है कि ट्रंप का जो रिएक्शन है सोक्रेटिस की रीजनिंग के सामने, वो किस टाइप का है? ट्रंप ने जब सोक्रेटिस ने बोला कि भाई यूपीआई पेंट करवा देते हैं जहाजों पे, तो ट्रंप का कैसा रिएक्शन था? क्या ट्रंप ने रिस्ट्रेंट यानी संयम दिखाया, इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धि के तौर पे एडमायरेशन दिखाया, प्रशंसा दिखाई, मॉरल कंफ्यूजन दिखाई, या सेल्फ इंटरेस्टेड रेजिस्टेंस दिखाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ट्रंप को सब समझते हैं, ये कोई एडमिरेशन नहीं करते हैं किसी की, कोई इनमें संयम भी नहीं है। ये रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, ऐसा विरोध दिखा रहे थे सोक्रेटिस की बातों का, जो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से था, ठीक है, अपनी भलाई के लिए ये कह रहे थे कि सोक्रेटिस तुम जो है गलत कह रहे हो। सेकंड का आंसर बन गया डी, फर्स्ट का आपने देख लिया, आंसर बना है अगेन डी, दोनों का डी है। चलो, एक्सक्विजिट का एंटोनिम पूछा है आपसे, करवाया था ये वर्ड, इसका उल्टा बताना है। इन चारों में से जो ना हो वो उसका एंटोनिम है ना, जो इसका सिनोनिम ना हो वो एंटोनिम है। वन वर्ड, ऐसा स्पीच जो भाषणबाजी करने के लिए हो, किसी उसमें सब्सटेंस की, कोई उसमें सब्सटेंस ना हो, मीनिंगफुलनेस ना हो, ऐसे स्पीच को क्या बोलते हैं? रिटोरिक, एब्सर्डिटी, डिसेप्शन या कैंडर। लास्ट में दो कॉमन एरर्स मिलेंगी। पहली ये कॉजेटिव वर्ब मेक, इसके आसपास मिलनी चाहिए इसकी वजह से, और दूसरी सजेस्टेड वर्ब की वजह से। चेक करके देखना। 3 से लेकर 6 तक यानी 4 क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल रहे हैं, चेक करें। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले, अपने मार्क्स से मेरे शेयर करना, है ना, मैच करके बताया करूं। और हाँ, आज की क्लास कैसी लगी, और इस तरह के और ये आर्टिकल्स अलग टोन में है, आपने देखा ना, व्यंग की टोन में, सटायर की टोन में। तो ऐसे सटारिकल आर्टिकल्स का हमारे पास एक खजाना है, बहुत सारे रखे हुए हैं मेरे पास, पुराने नए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीक में कम से कम 1 या 2 ऐसे आर्टिकल्स आपसे जरूर शेयर करेंगे, ताकि इस तरह की टोन भी आप पढ़ना और समझना सीखें। कल आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन, साइनिंग आउट।